तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान की के से एच टेट लेवल 2 संस्कृत टीजीटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तर में। तो इस प्रश्नोत्तर सत्र में हम लोग व्याकरण संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो 2014 से लेकर 2018 तक इस प्रकरण से पूछे गए हैं। तो इस प्रकरण के कई बिंदु हो जाते हैं, जैसे संज्ञा प्रकरण अलग हो गया, संधि प्रकरण, फिर समास प्रकरण, फिर शब्द रूप, धातु रूप, कारक इत्यादि। इस व्याकरण के अंतर्गत जितने भी बिंदु आते हैं उन सभी बिंदुओं का क्रम से ऐसे ही बिंदुवार अध्ययन करेंगे जितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले संज्ञा प्रकरण से प्रारंभ करेंगे। संज्ञा प्रकरण से देखिए, सन 2014 से लेकर 2018 तक कुल 13 प्रश्न उठाए गए हैं। इस एच टेट या लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में संज्ञा प्रकरण से कुल 13 प्रश्न आए हैं। अब वो प्रश्न बटे कैसे हैं, तो ये 2014 है। संज्ञा प्रकरण से 2014 में पहले पढ़ेंगे कि 2014 में संज्ञा प्रकरण से 4 प्रश्न उठाए गए हैं। इसके पश्चात 2015 में संज्ञा प्रकरण से मात्र 2 प्रश्न उठाए गए हैं। तो ऐसे ही लिखते जाएंगे ताकि सब चीज़ क्लियर रहे। और कुल मिलाकर इस प्रकरण से 13 प्रश्न उठाए गए हैं। तो 2014 में जो पहला प्रश्न संज्ञा प्रकरण से पूछा गया था वह है कि चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है लकार व हकार, दूसरे में है रकार व लकार की, और तीसरे में है डकार व हकार की, तथा चौथे ऑप्शन में दिया गया है ककार व हकार की। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग जब सारे माहेश्वर सूत्र लिख लीजिए, फिर वहाँ पे देखेंगे तो डकार और हकार 2 बार आ रहे हैं माहेश्वर सूत्रों में। अब दूसरा प्रश्न पूछा है कि आकार के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में 12, 18, 10 और 2 दिए गए हैं। तो आकार के कुल 18 भेद होते हैं। 18 भेद पहले इनके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 2 भेद का पहले ये कैटेगराइज किया जाता है इनको उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में। फिर उनको अनुनासिक और अनुनासिक में बांटा जाता है। तो इस प्रकार कुल मिला के इनके 18 भेद हो जाते हैं। किनके? तो आ, ई, उ, री, ऋ के जो मूल स्वर हैं उनके 18 भेद हो जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कंठ, ताल आदि स्थानों में जो अच ऊपरी भाग में बोला जाए उसकी संज्ञा होती है। तो यहाँ पे अच इत्यादि जो स्वर होते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत पाणि ऋषि ने सारे स्वरों को समेटा है। संस्कृत वर्णमाला में जितने भी स्वर आते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं और उनकी संख्या 9 है। तो यहाँ पे अच स्वरों में जो ऊपरी भाग से बोले जाते हैं, जिह्वा के ऊपरी भाग से बोले जाते हैं उनकी संज्ञा उदात्त हो जाती है। उदात्त ऊपरी भाग में बोला जाए उसकी संज्ञा उदात्त होती है। ए वाला ऑप्शन सी में सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न पूछा गया है कि री वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान यहाँ पे दंत, कंठ, ओष्ठ और मूर्धा दिया गया है। तो इसके लिए जब आप लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया रहता है कि ऋतु रसाणाम मूर्धा, री श वर्ग, मूर्धन शकार, ट वर्ग इत्यादि पूरे सब ये सब जितने हैं उनका उच्चारण मूर्धा से हुआ करता है। तो इस प्रकार चौथे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2015 में संज्ञा प्रकरण से 2 प्रश्न मात्र उठाए गए हैं। पहला प्रश्न है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो 5, 4, 7 और 11 कहा जा रहा है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 मूल स्वर होते हैं, आ, ई, उ, री और लृ। आ, ई, उ, री और लृ 5 मूल स्वर होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ट वर्ग ऋतु रसाणाम मूर्धा, सीधे जैसे यहाँ पे पहला वर्ग चौथे में पूछा जा रहा है 2014 का जो चौथा प्रश्न है मूर्धा, वैसे ट वर्ग का उच्चारण स्थान सीधे मूर्धा हो जाएगा। तो दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही है। अब संज्ञा प्रकरण से 2017 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, जबकि 2018 में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं 2018 में। तो पहला प्रश्न है संज्ञा प्रकरण से 2018 में कि निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईषत स्पृष्टाः वर्णाः चेतव्या। तो ये सब जो वाक्य आ रहे हैं सप्तमी बहुवचन में आ रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि निम्नलिखित वर्णों में जो ईषत स्पृष्ट वर्ण हैं उनको चयनित कीजिए, उनको चुनिए। तो ऑप्शन में क, ख, ग, घ ये नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि ये क वर्ग का सारा वर्ण आ रहा है इसमें। और च, छ, ज, झ ये भी नहीं होगा क्योंकि ये च वर्ग का सारा वर्ण आ रहा है।
और ये जो श, तीनों सकार और हकार है तो ये ऊष्म के अंतर्गत आता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है, आप लोगों ने संज्ञा प्रकरण पढ़ा होगा तो उसमें कहा जाता है कि यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, जो प्रयत्न होते हैं, वर्णों के जो प्रयत्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत कहते हैं यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्य पंचधा। आद्य जो आभ्यंतर होता है वो 5 प्रकार का होता है। कैसे? ईशत स्पृष्ट, स्पृष्ट ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत भेदात। तत्र कह रहे हैं फिर, तत्र स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शन ईशत पृष्ठ अंतस्थानम। जो ईशत पृष्ठ होता है वो अंतस्थों का होता है। अंतस्थ मतलब जो अर्धस्वर कहे जाते हैं, जो स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति रखते हैं उनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। तो जो भी अंतस्थ वर्ण है वो सारे ईशत स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं। तो अच्छा होगा कि इस पूरा संज्ञा प्रकरण बहुत छोटा सा है, संज्ञा प्रकरण पूरा ही याद होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें कभी गलत नहीं जाएंगी। अब दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रत्याहार विधायकम सूत्रम अस्ति। तो प्रत्याहार का विधान करने वाला सूत्र कौन है, ये बात पूछी जा रही है। सुप्तिंगंतम पदम, तो ये पद संज्ञा का विधान करता है, तो ये पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृद्धि रेचि, ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। और आदि अचोन्त्यादिटी, ये टी संज्ञा करने वाला सूत्र है। आदिरंत्यन संहिता, ये प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो ये कहता है कि अंत्यलेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वसच संज्ञा से, अर्थात कोई भी वर्ण जो अंत्य इत वर्ण से, अंत्य इस वर्ण से उच्चरित आदि वर्ण, मध्य वर्ण और अपनी भी संज्ञा का बोधक होगा। जैसे कोई भी प्रत्याहार आप बनाइए तो प्रत्याहार में जो आदि वर्ण होता है वह अपना भी बोध कराता है, जो बीच में उसके आते हैं उनका भी बोध कराता है, और जो अंतिम होता है इत संज्ञक होता है उसकी सीमा से मिलाकर ये इसका इस सूत्र का भावार्थ है। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है कि एषु कस्य वर्णस्य आहत्य अष्टादश भेदाः न भवन्ति। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो 5 मूल स्वर होते अ ई उ री ऋ, उनके 18 प्रत्येक के 18 भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पे अकार से इसके 18 भेद हो गए क्योंकि ये मूल स्वर है। इकार से यह भी मूल स्वर है, इसके भी 18 भेद हो जाएंगे। उकार, इसके भी 18 भेद हो जाएंगे क्योंकि ये भी ह्रस्व इकार है। एकार जो है इसके 18 भेद नहीं होंगे। तो ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि जो एकार है, एकार के 18 भेद नहीं होते हैं। एचो द्वादशानम, एच के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनके 12 भेद, इसके 18 नहीं बल्कि 12 भेद होते हैं। एच के अंतर्गत ए ऐ ओ औ आते हैं, तो उन सब के 12 भेद होते हैं। अब चौथा प्रश्न है कि धातु सूत्र गण उड़ादि, इसको तोड़ेंगे बनेगा धातु सूत्र गण उड़ादि इत्येतेषां का संज्ञा भवति। तो धातु सूत्र गण इत्यादि जो होते हैं उनकी संज्ञा क्या होती है, उनको क्या कहा जाता है, पारिभाषिक जो शब्दावली व्याकरण के अनुसार है उनको क्या कहा जाता है। तो आदेश संज्ञा, ये गलत है। उपदेश संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा नहीं होता है। ऐसे धातु सूत्र गण इत्यादि जो है उनको प्रत्याहार नहीं कहा जाता है, न अनुनासिक कहा जाता है, बल्कि उनको उपदेश कहा जाता है। उपदेश इसलिए कहा जाता है कि जो पाणिनि के मुनित्रय हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजल कात्यायन और पाणिनि, जो ये ऋषि हैं, मुनित्रय हैं, उनके मुख से जो भी व्याकरण संबंधी, शास्त्र संबंधी, इस शास्त्र संबंधी जो भी बातें कही गई हैं, जो भी लिखी गई हैं, उनको समझाने के लिए वही सब उपदेश कहे जाते हैं। तो चौथे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पाणिनि शिक्षायाम वर्णानाम कति उच्चारण स्थानानि। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों के जो उच्चारण स्थान हैं उनकी संख्या क्या है, ये पूछा जा रहा है। चत्वार ये गलत है, पंच ये भी गलत है, द्वादश ये भी गलत है, अष्टव पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण के स्थान है उनकी संख्या 8 है। अब छठा प्रश्न है कि माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्ण से का संज्ञा भवति। तो माहेश्वर सूत्र में जो अंतिम वर्ण होता है और प्रायः व्यंजन ही होता है, उसके नीचे हलंत लगा होता है, तो उसकी बात कह रहे हैं कि उसको क्या कहा जाता है, उसकी जो पारिभाषिक संज्ञा है व्याकरण की शब्दावली में उसको क्या कहा जाता है। तो इत संज्ञा, वृद्धि संज्ञा नहीं होगी, प्रत्याहार संज्ञा भी नहीं होती, पद संज्ञा भी नहीं होती, बल्कि उनको इत संज्ञा नाम दिया जाता है, उनको इत कहा जाता है। तो छठे का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम कथनानुसारेण कस्य मुने सर्वाधिक प्रामाण्यम स्वीक्रियते। तो व्याकरण शास्त्र के संबंध में, व्याकरण शास्त्र के नियमों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि जो यथोत्तर मुनि अर्थात पाणिनि सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं व्याकरण शास्त्र के संदर्भ में। पाणिनि से भी ज़्यादा कात्यायन ऋषि माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने व्याकरण संबंधी जो भी कठिनाइयाँ थी उन पर वार्तिक लिखकर उनको सरल करने की कोशिश की, ताकि जो
सामान्य मति के पाठक उनकी भी समझ में अष्टाध्यायी आ जाए। पाणिनि ऋषि का जो जो कृति है वो सामान्य मति के पाठकों के लिए भी बोधगम्य हो जाए, इसका प्रयास किया। इसलिए पाणिनि पहले प्रमाणिक हैं, उनके पश्चात जो प्रमाण माना जाता है कात्यायन को माना जाता है, उनसे भी ज़्यादा प्रमाण माना जाता है फिर पतंजल को, क्योंकि पतंजल ऋषि ने समग्र व्याकरण शास्त्र पर, समग्र अष्टाध्यायी शास्त्र पर एक बहुत विस्तृत ग्रंथ लिखा, महाभाष्य। तो भाष्य नामक उन्होंने व्याकरण शास्त्र पर अष्टाध्यायी पर टीका लिखी जिसका नाम है महाभाष्य। भाष्य लिखा, भाष्य या फिर टीका, उसका विश्लेषण किया, उसको सरल ढंग से समझाने की कोशिश की ताकि जो पाठक रहें उनको पढ़ें, उनकी समझ में आसानी से अष्टाध्यायी के सूत्र आ जाएं। तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिमुनि के अंतर्गत अंतिम स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है और ये सबसे ज़्यादा प्रमाण हैं। जब कहीं पे यदि संशय उत्पन्न हो जाता है किसी भी सूत्र के संदर्भ में, किसी भी नियम के संदर्भ में, तो इनकी जो बातें हैं अष्टाध्यायी के संदर्भ में इन्होंने जो कहा है वो प्रमाण माना जाएगा, वो इन दोनों मुनियों से ज़्यादा प्रामाणिक माना जाएगा। तो सतवां जो प्रश्न है, सतवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस संज्ञा प्रकरण से मात्र 13 प्रश्न पूछे गए थे। अब इसके पश्चात हम लोग संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि प्रकरण से देखेंगे कि 2014 से लेकर 2018 तक लेवल 2 एचटेट लेवल 2 अर्थात टीजीटी संस्कृत में कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब एचटेट लेवल 2 संस्कृत में संधि प्रकरण से जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं और 2014 में संधि प्रकरण से मात्र 2 प्रश्न उठाए गए हैं। तो इनमें पहला प्रश्न है कृष्णैकत्वम शब्द किस सूत्र का उदाहरण है। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा कृष्ण प्लस एकत्वम। तो इस दृष्टि से कृष्ण इधर आकार हो जाएगा, पूर्व पद के अंत में आकार हो जाएगा और उधर और पर वाले पद के आदि में एच प्रत्याहार का कोई वर्ण है, एक वर्ण है, तो इस प्रकार दोनों मिलकर अय हो जाएंगे। तो इस प्रकार इस पद में जो सूत्र आ रहा है या तो उरण अपरा ये गलत है, आदेंग उड़ा ये भी नहीं आएगा, एंगी पर रूपम ये भी नहीं आएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धि रेचि से इसमें वृद्धि संधि हो रही है, कृष्णैकत्व में वृद्धि संधि हो रही है। अब दूसरा प्रश्न है प्रथमो भागः में प्रथम शब्द के रू र अर्थात र को रू या ऊ करने वाला सूत्र कौन सा है। तो रोरी नहीं होगा, क्योंकि ये रेफ के पश्चात, यदि एक र के पश्चात दूसरा र या एक रेफ के पश्चात दूसरा रेफ आता है तो एक का लोप कर देता है इस सूत्र के तहत। रोसो भी नहीं होगा, अतोरो रप्लुता दप्लुते भी नहीं होगा, हशिच हो जाएगा इसमें हशिच, क्योंकि ये कहता है इस सूत्र के तहत जो नियम आता है वो कहा जाता है कि यदि विसर्ग के पहले भी ह्रस्वकार हो और विसर्ग के पश्चात हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तब उसको ओकार आदेश हो जाता है। ओकार आदेश कैसे, पहले वहाँ पे गुण संधि होती है, फिर अतोरो रप्लुता दप्लुते लगता है। इस प्रकार 2-3 सूत्र मिलते हैं तब ये रूप संपन्न होता है। यहाँ पे जो ओकार आ रहा है तब ये चीज़ संपन्न होती है। तो कुल मिला के ये जो सूत्र नियम प्रतिपादित करता है हर्ष से होता है। इसलिए प्रथम भागा में जो प्रथम शब्द के र को ऊ हो रहा है वो हर्ष सूत्र के तहत हो रहा है। अब 2015 में संधि प्रकरण से 4 प्रश्न उठाए गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है कि वृक्षेस्मिन पद में संधि है। तो यहाँ पे पर रूप पूर्व रूप प्रकृति भाव जशत्व, तो बाकी सब ऑप्शन गलत हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एंगा पदांता दति इस सूत्र के तहत पूर्व रूप हुआ करता है। कि एंगा पदांता दति का अभिप्राय ये है कि कोई भी संज्ञा ऐसी हो जिसके अंत में एंगंत संज्ञा, किसी भी एंगंत संज्ञा के पश्चात यदि आकार आता है, एंगंत का अभिप्राय है ए और ओ से जिस संज्ञा का अंत हो और उसके पश्चात कोई आकार हो तब उसको पूर्व रूप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वृक्ष में एकार आ रहा है इसलिए ये एंगंत है, वृक्ष शब्द यहाँ पे एंगंत है और उसके पश्चात अस्मिन में आकार आ रहा है इसलिए पूरी शर्त लागू हो रही है। इस कारण इस सूत्र से यहाँ पे पूर्व रूप संधि हो गई है। तो चौथे का बी वाला ऑप्शन सही है। अब 2015 में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया संधि प्रकरण से वो है कि येरो नुनासिके वा येरह अनुनासी अनुनासिकः वा सूत्र का उदाहरण है। तो महान लाभ ये इसका उदाहरण नहीं है। विद्वान लिखत ये भी इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। उल्लास ये भी नहीं है। एतन मुरारी यह इस सूत्र के तहत उदाहरण लागू हो रहा है। यही इस सूत्र के तहत जो उदाहरण आते हैं ये इसमें ये सूत्र लागू हो जाएगा। इसलिए दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही है।
कौन सा पद दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है, तो साधुत्तम यह दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। सत्यार्थ ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। होत्रिकार यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। पित्रादेश यह दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं बनेगा, इसलिए तीसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अब चौथा जो प्रश्न पूछा जा रहा है 2015 में संधि प्रकरण से, वह है महतीयम का पदच्छेद होगा। पदच्छेद कहने का अभिप्राय है कि महतीयम का जो संधि विच्छेद करेंगे तो कैसा रूप बनेगा। महत प्लस इयम यह गलत है। महति प्लस इयम ये भी गलत है। फिर बन रहा है महती प्लस यम, ये भी गलत है, ये भी नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि दीर्घ इकार आ रहा है। और यहाँ पे महत प्लस महत ये इसके कारण अशुद्धि है, यहाँ पे इसके कारण अशुद्धि है, यहाँ पे इसके कारण अशुद्धि है। तो यहाँ पे महती प्लस इयम डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महती प्लस इयम, तो इस दृष्टि से जैसा इसका जैसे संधि विच्छेद हो रहा है उस दृष्टि से यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। अकः सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि यहाँ पे लागू हो रही है। तो इस प्रकार 2015 तक हम लोगों ने पढ़ा। अब 2017 और 18 में पढ़ लेते हैं। अब 2017 में संधि प्रकरण से 3 प्रश्न उठाए गए हैं। तो इनमें पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अस्य पदस्य निर्माणम भविष्यति। इस पद का निर्माण कैसे होगा, किस सूत्र के तहत होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अतोरोरप्लुतादप्लुते ये सूत्र लागू नहीं होगा इस पे। फिर सोच लोपे चेतपात पूर्णम ये भी नहीं लागू होगा। हल सर्वेशम ये भी नहीं लागू होगा। बी वाला ऑप्शन जो है ढ्लव्य पूर्व से दीर्घोण है। इसका अभिप्राय है कि पहले इसी सूत्र के तहत पहले रोरी लागू होता है। तो रोरी कहता है कि एक रकार के पश्चात दूसरा रकार आता है। यदि 2 रकार आ जाते हैं एक ही पद में तो एक रकार का लोप हो जाता है। फिर वहाँ पे जो पूर्व शब्द होता है, संधि का जो पूर्व शब्द होता है उसको दीर्घ, जो पूर्व शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है उसको दीर्घ हो जाता है। तो उसी के तहत यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बना है। तो ढलोपे पूर्व से दीर्घ हो रहा है, इस सूत्र के तहत ये शब्द निष्पन्न हुआ है। अब दूसरा प्रश्न है षष्ठोटी सूत्र से उदाहरणम अस्ति। षष्ठोटी सूत्र का उदाहरण है। तो इसमें उच्छ्राय चक्रिस्त्राय से चक्रिस्त्राश नहीं बनेगा। इस सूत्र के तहत उदाहरण लक्ष्मी छाया ये भी नहीं बनेगा। चेत छिद्यते ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें ए वाला जो उदाहरण है उच्छ्राय षष्ठोटी सूत्र के तहत, इस नियम के तहत यह शब्द निष्पन्न हो रहा है, ये शुद्ध है। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है कस्य संधि विच्छेद सम्यक नास्ति। तो किस संधि का विच्छेद सही नहीं है। तो भो प्लस अयम भाव्यम बन रहा है। मनस प्लस ऐशा मनीषा बन रहा है। अक्ष प्लस ऊहिनी अक्षौहिणी बन रहा है, ये सब ठीक है। अप प्लस एति, यहाँ पे ये प्रश्न ये जो विच्छेद है संधि विच्छेद है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे उप होना चाहिए। उप प्लस एति उपैति बनता, तब इसका अभिप्राय है कि पास जाता है, निकट जाता, किसी के कोई पास जाता, निकट जाता है। तो यहाँ पे उप के बजाय उप के स्थान पर अप रखा गया है, यही अशुद्धि का कारण है। तो इसलिए ये सही, ये वाला ऑप्शन गलत है और यही सही हो जाएगा इस प्रश्न की दृष्टि से। अब 2018 में संधि प्रकरण से टेट लेवल 2 के संस्कृत में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या है 5। तो इनमें पहला प्रश्न है अनुस्वारस्य यही परस वर्णः अस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। तो अनुस्वारस्य यही परस वर्णः, इस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा सन्मति। इसका अभिप्राय है कि कोई भी यदि वर्गीय व्यंजन आए, वर्गीय का अभिप्राय है कोई चुटु तुपु का वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग का कोई वर्ण आए, तो वहाँ पर जब अनुस्वार की आवश्यकता होती है तो उस अनुस्वार की संपूर्ति उसी वर्ग का अंतिम वर्ण किया करता है। ये सामान्य सा इसका नियम है। तो सन्मति ही ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मकार स्वयं ही वर्ग का अंतिम वर्ग का अंतिम वर्ण है। फिर अन्विति ही यहाँ पे भी वो नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वकार आ रहा है। संवत्सरः में भी लागू नहीं होगा। शंकितः में लागू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क वर्ग के पश्चात अनुस्वार की आवश्यकता पड़ी, तो उस अनुस्वार की पूर्ति के लिए क वर्ग का जो अंतिम वर्ण है अंगा वो आ गया। तो इस प्रकार है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन पहले का बी सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरा
जो प्रश्न है अशुद्धम पदम चिन्वन्तु, यहाँ पे कहा जा रहा है कि संधि की दृष्टि से, सूत्र की दृष्टि से जो पद अशुद्ध है उसको चुनिए। तो मनश्चिकित्सा ये सही है, मनोज्ञा ये भी सही हो जाएगा, फिर सद प्लस उपदेशा सदुपदेशा ये भी सही हो जाएगा, मनोकामना ये अशुद्ध है संधि नियम के तहत। अब इसके पश्चात तच्छिवः ये पद आ रहा है, तो कह रहे हैं कि तच्छिवः इत्येतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो तच्छिवः जो ये शब्द आ रहा है किस सूत्र से इसकी सिद्धि हो रही है, तो इसके लिए षष्ठोटी सूत्र आ रहा है। झया होने तरस्याम ये नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन गलत है। झरो झर श्रवण ये भी सूत्र लागू नहीं होगा, आद्यंतो टकितो ये भी लागू नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा षष्ठ। तो षष्ठोटी सूत्र के तहत तच्छिवः में कहा जा रहा तच्छिवः कहा जा रहा है कि इत्येतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति, यह पद किस सूत्र से सिद्ध हो रहा है, तो षष्ठोटी से ये सिद्ध हो रहा है, ये सिद्ध हो जाएगा षष्ठोटी से। तो कैसे सिद्ध होगा, झयो होने तरस्याम झरो झर चमड़ी और आद्यंतो टकितो इन सूत्रों के नियम इस पे लागू नहीं होंगे। षष्ठोटी का नियम लागू कैसे होगा, तो कहा जाता है कि झय प्रत्याहार, यदि पूर्व पद में कोई झय प्रत्याहार का वर्ण हो और पद में कोई अट प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके पश्चात बीच में शकार आ जाए, शकार आ जाए तो उसके स्थान पर छकार आदेश हो जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे संधि नियम के तहत फिर उस छकार को चकार हो गया है। तो इस प्रकार तीसरे का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न है संसारे अधुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति, इसमें इस पद में किस सूत्र के तहत ये पद सिद्ध हो रहा है, ये संध्यंग जो संधि पद है ये किस सूत्र के तहत सिद्ध हो रहा है, तो एंगी पररूपम, एंगी पररूपम ये पररूप संधि का विधायक सूत्र है, तो इससे लागू नहीं, इससे ये सिद्ध नहीं होगा। शकंदोआदेशु पररूपम आचार्य इससे भी नहीं होगा। अदेंगुड़ा इंगा पदांता दत्त इस सूत्र से यह सिद्ध होगा, क्योंकि ये कहता है कि यदि कोई ऐसी संज्ञा हो जिसका अंत एकार या ओकार से हो जाए और उसके पश्चात कोई अकार आए, ह्रस्वकार आए, तो उसके उस आकार को पूर्व रूप आदेश हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है, तो उसको खंडाकार के रूप में रख दिया जाता है। तो चौथे का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा ऑप्शन है झलाम जशोन्ते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, तो मल्लीनः रामषष्ठः वागीशः विपल्लीनः, तो इनमें झलाम जशोन्ते सूत्र कहता है कि झल वर्णों के पश्चात झल वर्णों के स्थान पर झलाम जशोन्ते, झल वर्णों के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। झलाम जशोन्ते झल वर्णों के स्थान पर जश आदेश हो जाता है, तो इस सूत्र के तहत इस सूत्र के नियम के तहत सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वाक प्लस ईशः वागीशः। तो संधि प्रकरण से कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे, 14 का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब व्याकरण में समास प्रकरण से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एचटेट लेवल 2 में उनका अध्ययन कर लेते हैं। अब समास प्रकरण से एचटेट लेवल 2 संस्कृत में समास प्रकरण से 14 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2014 में मात्र एक प्रश्न पूछा गया, फिर 2015 में इस प्रकरण से 4 प्रश्न उठाए गए हैं। तो 2014 में जो प्रश्न पूछा गया है समास पर वह है कि तत्पुरुष पद में कौन सा समास है, तो कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं, बहुव्रीहि। तो इन सारे ऑप्शनों में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष होता है, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, इस प्रकार इसका विग्रह होता है। अब 2015 में 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनमें पहला प्रश्न है हरि शब्द से प्रकाशः का समस्त पद क्या होगा, तो अधिहरि ये नहीं होगा, क्योंकि ये विभक्ति के अर्थ में आता है, इसके लिए सूत्र ही है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, बड़ा सा सूत्र है, उसी सब सूत्र के तहत ये सब आते हैं। तो अधिहर विभक्ति के अर्थ में आता है, और हरिति अनुहरि ये दोनों पद नहीं होंगे, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इति हरि, हरि शब्द से प्रकाशः इति हरि, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुभाषितम पद का अर्थ है, तो इसका अर्थ है यदि व्याकरण की दृष्टि से इसका निर्वचन करें तो होगा सुष्ठु भाषितम इति सुभाषितम, सुंदर भाषितम या सुष्ठु भाषितम इति सुभाषितम। तो सुभाषितम का अभिप्राय है मधुर वचनम, मधुर वचनम, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है गुडधाना पद में समास है, तो तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, सप्तमी और द्वितीया, तो बाकी सब ऑप्शन गलत हैं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो इस पे तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा। गुडेन धानाः या गुड मिश्रेण धानाः, गुड धानाः, गुड मिश्रेण धानाः, गुड धानाः, इस प्रकार इसका विग्रह होगा। अब चौथा प्रश्न है, शुष्क पत्रम पद में समास होगा तो तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्कम पत्रम असौ इति शुष्क पत्रम, कर्मधारय समास इसमें बनेगा। अब 2017 में समास प्रकरण से कुल 6 प्रश्न उठाए गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है, अधोलिखित विग्रह पदानां कृते समस्त पदानि दत्तानि कस्मिन् विकल्पे अशुद्धम समस्त पदम अस्ति। तो इसका अभिप्राय है कि नीचे दिए गए विग्रह पदों के लिए समस्त पद दिए गए हैं। समस्त पद दिए गए हैं, किस विग्रह पद में विकल्प अशुद्ध है तो उसी अशुद्ध पद को चिन्हित करके, चुन करके अलग निकालना है। तो गिरे समीपम उपगिरम, ये सही है, ये विग्रह सही है। शर्द समीपम उपशर्दम, ये भी सही है विग्रह। फिर सख्या सख्या सादृश्यम ससखी, फिर यवनस्य अत्ययः अति यवनम, तो ये भी सही है। इसमें जो बी वाला, सी वाला ऑप्शन है सख्या सादृश्यम ससखी, ये अशुद्ध हो जाएगा। तो पहले का सी वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, कस्य समस्त पदस्य विग्रह सम्यक नास्ति। कौन सा ऐसा समस्त पद है जिसका विग्रह सही नहीं है। तो त्रिभुवनम, तो यहाँ त्रयाणाम भुवनानाम समाहार ये कहा जा रहा है, ये सही है। भिक्षाचरः भिक्षायै चरति, यही अशुद्ध हो जाएगा। भिक्षायै चरत यहाँ पे होना चाहिए भिक्षाम चरति थी, भिक्षाचरः भिक्षाम चरति, ये विग्रह सही है, न कि भिक्षायै चरति, इसलिए ये अशुद्ध है। शुभानना, तो शुभम आननम यस्यासा, ये सही, ये भी शुद्ध है। और चित्रगुह चित्रा गावव यस्य सह, ये भी सही है। तो दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही है, अर्थात ये जो विग्रह पद है ये अशुद्ध है। अब तीसरा प्रश्न है, तस्य रूपेण मोहितः शुद्ध रूपम स्यात्। तो तद्रूप मोहितः, तस्य रूपेण मोहितः, तस्य रूप मोहितः, तद्रूपेण मोहितः, बाकी सब ऑप्शन इसमें गलत हैं क्योंकि यहाँ पे शुद्ध रूप पूछा जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तद्रूप मोहितः, तस्य रूपेण मोहितः, इस विग्रह का समस्त पद जो शुद्ध है वह ये होगा, तद्रूप मोहितः। अब आगे चौथे नंबर का प्रश्न आ रहा है, कमल नेत्रः अस्य समुचितम विग्रहम अस्ति, समुचित विग्रह है। तो कमल नेत्रे इव, ये अशुद्ध है। कमलानि इव नेत्राणि, यह सह, ये भी अशुद्ध है। फिर सी वाला ऑप्शन आ रहा है, कमलम इव नेत्रम यस्य सा, यस्य यस्य सह, कमलम इव नेत्रम यस्य सह। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्योंकि उपमानानि सामान्य वचनाई है, उस सूत्र के तहत इस पद में उपमान पूर्व पद कर्मधारय बन रहा है। और कमलम इव नेत्रम यस्यासा, यह यहाँ भी गलत है। कमलम इव नेत्रम यस्यासा, तो बाकी सब ऑप्शन गलत हैं, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अब 2017 में समास प्रकरण से जो 5वां प्रश्न पूछा गया वह है, द्विजार्थ अस्य समस्त पदस्य द्विजार्थ अस्य समस्त पदस्य अलौकिक, यहाँ पे लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक विग्रह पूछा है। अलौकिक विग्रह भविष्यति, अलौकिक विग्रह होगा तो द्विजाय अयम, ये अलौकिक विग्रह नहीं है, ये अशुद्ध है। और द्विज प्लसंगे, द्विजंगे अर्थ प्लस सु, द्विजंगे अर्थ सु, तो द्विज प्लसंगे प्लस अर्थ प्लस सु, कुल मिला के ये बनेगा द्विजंगे अर्थ सु। ये द्विजार्थ का अलौकिक विग्रह है। सु और जस अम और सस टाभ्याम भी गे, चतुर्थी एक वचन का ये सुप्रत्यय है और सु जो है ये प्रथमा एक वचन का प्रत्यय है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विजार्थ का अलौकिक विग्रह होगा द्विजंगे अर्थ सु, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। छठा प्रश्न है 2017 में जो समास प्रकरण से पूछा गया है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः। तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः यहाँ पे केवल समास हो जाएगा। छठे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अब 2018 में समास प्रकरण से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें पहला है, अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषणो भयपद कर्मधारयः नास्ति।
तो नीचे लिखे गए किस पद में विशेषणों भय पद कर्मधारय ना नहीं है? तो कृता कृतम, चरम अचरम, कृतम अकृतम, चरम अचरम और रक्त कृष्णः। फिर इसके पश्चात कृष्णः सर्पः, कृष्णः सर्पः, तो ये वाला विशेषणों भय पद कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। कृष्णः सर्पः ये हो जाएगा सही। तो 2018 में पहले का डी वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है वाक् कलहः इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। तो समास का विग्रह दो प्रकार से होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह का अभिप्राय है कि उसमें जो भी विभक्ति प्रत्यय लग रहा है उसको दिखाया जाता है। पद में जो भी विभक्ति प्रत्यय आता है उसको, जैसे 21 सुप्रत्यय हैं विभक्ति प्रत्यय, उनको दिखाया जाता है। और जब कारक के अनुसार विग्रह किया जाता है तब उनको लौकिक विग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे लौकिक विग्रह होगा वाची कलह, तो इसमें सप्तमी आ रही है, ये नहीं होगा। वाक कलह का ये विग्रह सही नहीं होगा। वाचे कलह यहाँ भी ये भी सही नहीं होगा। वाक्षु कलह ये भी सही नहीं है। वाचा कलह तो ये तृतीयांत, वाचा तृतीयांत बन रहा है। वाचा कलह ये सही हो जाएगा। वाक कलह का लौकिक विग्रह ये सही है। तो दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केशा केसी अब आ रहा है तीसरे प्रश्न में। केशा केशी इत्यस्मिन् पदे कः समासः, केशा केश में कौन सा समास है? तो यहाँ पे युद्ध के अभिप्राय में आता है। केशा केसी इत्यस्मिन् अर्थात केश पकड़ पकड़ के जहाँ पर युद्ध इत्यादि प्रारंभ हो जाता है उसके लिए ये आ रहा है। तो द्वंद्व अव्ययी भाव तत्पुरुष इसमें बहुब्रीहि समास आ रहा है। बाकी सब ऑप्शन गलत हैं, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये आ रहा है। केशा केसी इति युद्धम प्रवृत्तम इति केशा केशी, तो बहुब्रीहि समास ये है। तो इस प्रकार समास प्रकरण से कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे और 14 का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब एचटेट लेवल 2 अर्थात टीजीटी संस्कृत में कारक प्रकरण से जितने प्रश्न आ रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में कारक प्रकरण से 28 प्रश्न पूछे गए हैं कुल। तो इनमें 2004 में कारक प्रकरण से मात्र 3 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न है अंतरा त्वाम माम हरिः किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये सेंटेंस आ रहा है। तो इस सेंटेंस में कारक का कौन सा सूत्र लागू हो रहा है ये पूछा जा रहा है। तो अंतरा त्रीणि युक्ते कर्म प्रवचनीय अनुलक्षण कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीय, तो इस प्रकार अंतरा आ रहा है। तो अंतरा त्रीणि युक्ते यह सूत्र, इस सूत्र से इसकी अंतरा त्वाम कर्म संज्ञा हो रही है। अंतरा त्रीणि युक्ते से अंतरा के योग में अंतरा त्वाम तुम्हारे और हमारे बीच में, तो यहाँ पे त्वाम की फिर कर्म संज्ञा हो रही इसकी उपस्थिति के कारण। तो अंतरा और अंतरे दोनों ही शब्द आते हैं। तो पहले कर्म संज्ञा हो रही, फिर कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का विधान हो रहा है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है मोक्ष इच्छा अस्ति में मोक्ष की अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो आधारोधिकरणम सप्तम अधिकरणे च यश्च भावन भाव लक्षणम षष्ठी चानादरे। तो यहाँ पर आधारोधिकरणम सूत्र से इस मोक्ष में, मोक्ष जो शब्द है मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष एक विषय है। तो विषय रूपी इच्छा, विषय में इच्छा होने के कारण यहाँ पर वैषयिक आधार बन रहा है और इस सूत्र से आधारोधिकरणम से इसकी पहले अधिकरण संज्ञा हो रही, फिर सप्तम अधिकरणे आकर इसमें सप्तमी विभक्ति का विधान कर रहा है। अब इसके पश्चात तीसरा प्रश्न बन रहा है राजा यावद्राज सिंहासनम अधिराजते में रेखांकित शब्द की पूछा जा रहा है रेखांकित शब्द की, रेखांकित यहाँ पे ये पद रेखांकित है। तो रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो प्रातिपदिक पद सर्वनाम इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राजा शब्द जो है नकारांत है, नकारांत व्यंजन है, ये व्यंजनांत संज्ञा है, नकारांत है। तो इसका जब शब्द रूप चलेगा तो राजा राजानो राजाना इस प्रकार शब्द बनेगा। इसका शब्द रूप चलेगा तो राजा में सुप्रत्यय आ रहा है। तो कहा जाता है कि 21 सुप्रत्यय, कोई भी संज्ञा शब्द है तो उसमें 21 सुप्रत्यय लग के आना चाहिए और कोई भी क्रिया शब्द है तो उसमें 18 तिंग प्रत्यय लग के आना चाहिए, तब उसकी पद संज्ञा होती है। सुप्तिंगंतम पदम से तब उसकी पद संज्ञा हुआ करती है। तो इस प्रकार है सुप्रत्यय लगने के कारण इसकी पद संज्ञा हो रही। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहे हैं प्रातिपदिक, तो प्रातिपदिक नहीं है ये, इसकी पद संज्ञा हो रही है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा की पद संज्ञा हो रही है।
2015 में कारक प्रकरण से 2 प्रश्न मात्र पूछे गए हैं। इनमें पहला प्रश्न है सह प्रकृत्या चारु अस्ति वाक्य किस सूत्र से? सह प्रकृत्या चारु अस्ति वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? तो प्रकृत्या द्विभ्य उपसंख्यानम अपवर्गीय तृतीया इत्थम भूत लक्षण साधक तमम करण, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रकृत्या द्विभ्य उपसंख्यानम ये वार्तिक है। इस वार्तिक से इसमें तृतीया विभक्ति आ रही, प्रकृति आदि स्वभाव इत्यादि का जब द्योतन होता है तब यह वार्तिक लागू होता है। इस वार्तिक से इसमें तृतीया विभक्ति का विधान किया जा रहा है। अब दूसरा प्रश्न है जन कर्तुः प्रकृति सूत्र का उदाहरण है। तो जन कर्तुः प्रकृति, जहाँ पे जन धातु के योग में किसी के उत्पन्न होने या प्रादुर्भाव की सूचना मिलती है तब की बात की जा रही है। तो जन कर्तु प्रकृति ये सूत्र यही डिफाइन करता है। अब इसके अनुसार जो उदाहरण आ रहे हैं, तो जन धातु के योग में प्रकृति इत्यादि या प्रादुर्भाव इत्यादि किसी का दिखाया जाता है तब 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 यह सूत्र लागू, तब उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है और फिर अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति का विधान हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मण प्रकृति सुंदर स्थिति, ये ऑप्शन नहीं होगा। हिमतो गंगा प्रभवत, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती हैं। फिर ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, तो यहाँ पे प्रभवत प्रपूर्वक भू धातु आ रही है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, तो ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु आ रही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जन कर्तु प्रकृति ही सूत्र से ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, तो यहाँ पे ब्रह्मण की इस सूत्र से जन कर्तु प्रकृति से पहले इसकी अपादान संज्ञा हो रही है, फिर अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति का विधान हो रहा है। तो दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 2014-2015 का हो गया। 2017 में कारक प्रकरण से 14 प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम संज्ञम स्यात्। तो ये पूरा सूत्र है किसका? करण कारक का। तो क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम यहाँ पे हो जाएगा करण संज्ञम स्यात्। तो पहले का सी वाला ऑप्शन सही है। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, अच्छा अर्थात कोई भी क्रिया है जिसकी कर्ता कोई भी क्रिया काम कर रहा है, उस क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक हुआ करता है उसकी करण संज्ञा होती है। अब दूसरा प्रश्न है अनुक्ते कर्तरि उक्ते कर्मणि का विभक्ति ही भवति। तो अनुक्त कर्ता, अनभिहित कर्ता, अकथित कर्ता और अभिहित कर्ता। यहाँ पे अनुक्त कर्ता, न कहा गया कर्ता, अनभिहित कर्ता, अप्रधान कर्ता, इस प्रकार कहेंगे। और उक्ते कर्म, तो कहा गया कर्म, उक्ते कर्मणि, अभिहित कर्मणि और कथित कर्मणि, इस प्रकार कहा गया, बोला गया कर्म जो है उनमें क्या विभक्तियां होती हैं, कौन सी विभक्तियां लागू होती हैं। तो अनुक्त कर्ता में जो अनुक्त होता है वो अप्रधान हो जाता है और जो उक्त होता है वो प्रधान हो जाता है। तो प्रधान के पुरुष और वचन को देख कर ही क्रिया आया करती है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो ऑप्शन में जो दिया जा रहा है अनुक्ते कर्तरि तृतीया, तो अनुक्ते कर्तरि में तृतीया विभक्ति हुआ करती। फिर उक्ते कर्मणि प्रथमा, जो उक्त होता है वही प्रधान हो जाता है क्योंकि वह कहा गया है, उक्त होता है, इसलिए दूसरे का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अब तीसरा जो प्रश्न आ रहा है अशुद्धम वाक्यम चिनुत, तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। कामात क्रोधो भी जाते, तो ये वाक्य शुद्ध है। सह तिलैः माशान प्रत्यच्छति, ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि सह तिलैः, यहाँ पे तृतीया बहुवचन करण कारक आ रहा है। और माशान प्रत्यच्छति, उड़द के बदले तिलों के बदले या उड़द के बदले तिल देता है, या फिर तिलों से उड़द बदलता है, ये कहेंगे तिलों से उड़द बदलता है। तो यहाँ पे अकथितम च सूत्र आकर यहाँ जो करण कारक हो रहा है इसकी अविवक्षा कर देता है, करण की अविवक्षा करके इसमें कर्म संज्ञा कर देता है और फिर कर्मण द्वितीया आकर इसमें द्वितीया विभक्ति का विधान कर देता है। तो यहाँ पे वही नहीं हुआ है, द्वितीया नहीं आ रही है, इसीलिए ये वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य ये है, बाकी सब सह शैशवात प्रभृति चतुरः ये शुद्ध है। मल्लह मल्लाय अलम ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है।
अब चौथा प्रश्न आ रहा है वृक्षम अवचिनोति फलानि। वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्ष से फल चुनता है। तो यहाँ पर भी विशेष नियम लागू हो रहा है। अभी देखने में ये कर्म लग रहा है, किंतु वस्तुतः यहाँ अपादान की अविवक्षा करके एक सूत्र विशेष के द्वारा इसकी कर्म संज्ञा की जा रही है। तो कौन से सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा की जा रही है, ये बात पूछा जा रहा है। तो वाक्यम अस्य उदाहरणम वर्तते, इस वाक्य का उदाहरण, यह वाक्य किस सूत्र से आएगा, किसका उदाहरण, किस सूत्र का उदाहरण है, ये पूछा जा रहा है। तो कर्तरी स्थित तमम कर्म ये नहीं होगा। तो अपने क्रिया के द्वारा या कर्ता सबसे अधिक अपने कर्म के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा करता है, जिसको सबसे अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है, ये सूत्र कहता है। अभिनिवेश ये भी नहीं होगा। अधिशिंग स्था साम कर्म, तो अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग स्था और आस धातुओं की कर्म संज्ञा होती है, ये भी नहीं होगा। अकथितम च, ये सूत्र हो जाएगा। इस सूत्र के तहत यहाँ पे वृक्षम अवचिनोति फलानि, यहाँ पे जो अपादान कारक आ रहा है उसकी अविवक्षा करके ये सूत्र अपादान की अविवक्षा कर रहा है और इस वृक्ष की कर्म संज्ञा कर रहा है। कर्म संज्ञा करके हट जा रहा है, फिर इसके स्थान पर फिर इसके पश्चात कर्मठ द्वितीय सूत्र आता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का विधान कर देता है। तो चौथे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2017 में 14 प्रश्न पूछे गए हैं, ये 4 प्रश्न हो गए। अभी बाकी 10 प्रश्न हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अब 5वें नंबर का प्रश्न है कस्मिन् वाक्ये कारक संबंधिनी अशुद्धि वर्तते। कारक संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में आ रही है, ये पूछा जा रहा है। छात्रः विद्यालयतः आगच्छति, तो ये वाक्य शुद्ध है क्योंकि विद्यालय से आता है, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। कर्ता क्रिया इत्यादि सब दुरुस्त हैं। ग्रामम सर्वतः गोचारण भूमि ही अस्ति, तो यहाँ पे सर्वतः के योग में ग्राम में द्वितीय का विधान हो रहा है, इसलिए ये वाक्य भी शुद्ध हो जाएगा। फिर तपोदत्तः अक्षर ज्ञाने विनैव विना एव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। फिर अलमलम तव श्रमेण, तो अलम अलम तव श्रमेण, तो ये भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। कारक संबंधी अशुद्धि इस वाक्य में है क्योंकि यहाँ पे विना के योग में तृतीया आती है, वही नहीं आ रही है। अब छठा वाक्य है एकः द्वौ बहवः कस्य उदाहरणम अस्ति, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य और वचन मात्रस्य परिमाण मात्रस्य एषु कोपि नास्ति, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एकः द्वौ बहवः ये वचन मात्र के उदाहरण है, वचन का इनसे बोध हो रहा है। अब 7वां प्रश्न है तत्र श्रेणी तारस्वरेण प्रोवाच भोः अब्राह्मण्यं तारस्वरेण पदस्य समानार्थकम अव्ययम अस्ति। तो तत्र श्रेणी तारस्वरेण प्रोवाच, तारस्वरेण तत्र श्रेणी, तार ऊंचे स्वर में बोले, तो भो ऊंचे स्वर में, तत्र श्रेणी तारस्वरेण प्रोवाच, तो ऊंचे स्वर में बोले हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण। फिर तारस्वरेण पदस्य, अब पूछा जा रहा है कि तार स्वर से पदस्य, इस तार स्वर का, इस ये जो तार स्वर है, तार स्वरेण, इस पद का समानार्थक अव्यय कौन सा है। तो उच्च स्वरेण निम्न स्वरेण एतादृश स्वरेण स्वपराक्रमेण, तो तार स्वर का जो समानार्थी अव्यय है वह उच्च स्वरेण हो जाएगा। तार स्वर का भी अभिप्राय है कि जोर जोर लगाकर बोलना या फिर ऊंची आवाज में बोलना। जैसे गाने में कहा जाता है कि तार स्वर में वह गाता है, तो तार स्वर का अभिप्राय है कि कोई पंचम में गाता है। पंचम जो होता है वो जो आवाज़ होती है बहुत सुरीली भी होती है, बहुत पतली आवाज़ होती है और बहुत ऊंची भी होती है। जैसे कोयल पंचम में गाती है, तो जो स्केल होता है, गले का जो स्केल होता है, जो तार स्वर में गाता है या जो पंचम में गाता है, गायन इत्यादि करता है, उसको तार स्वर कहते हैं। और प्रायः पंचम में गाने वाले बहुत नहीं मिलते हैं गायक, सब प्रायः मध्यम में ही गाते हैं। जो गाने का गले का स्केल है मध्यम वाला, मध्यम में ही गाते हैं। तार स्वर में जैसे लता इत्यादि जी, लता तार स्वर में गाती थी, वो पंचम में गा लेती थी क्योंकि उनकी जो आवाज़ थी पतली थी और एकदम कोयल जैसी थी, इसलिए वो तार स्वर में गायन कर लेती थी। तो अब 8वां प्रश्न आ रहा अशुद्धम वाक्यम अस्ति, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये पूछा जा रहा। बालक त्रयम हसति, ये वाक्य शुद्ध है
इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सहस्त्रम जनाः धावन्ति, 1000 लोग दौड़ते हैं, ये भी वाक्य सही है। सब विशेषण, कर्ता, क्रिया इत्यादि की दृष्टि से सब शुद्ध है, वो सब दुरुस्त है, शुद्ध है। फिर गुणवान जनः प्रीतिपात्रः भवति, यही वाक्य गड़बड़ है, क्योंकि गुणवान, ये क्या, गुणवान क्या है, ये विशेषण है, और जनः प्रीतिपात्रः, तो पात्र है, गुणवान किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो पात्र भी किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये नपुंसक लिंग एक वचन में बन रहा है और ये अकारांत हो रहा है, पुल्लिंग में बन रहा है, यही गड़बड़ी है। यदि इसको भी नपुंसक लिंग में कर दिया जाए तो ये भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो यही यहाँ पे नहीं किया गया है, इसीलिए ये अशुद्ध है। तो 8वें का सी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला जो वाक्य है ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध हैं। तीसरा बालिका पुस्तकम पठति, तीसरा बालिका पुस्तकम पठन्ति, तो यहाँ पे पठन्ति हो जाएगा, पठन्ति, 3 बालिकाएं पुस्तक पढ़ती हैं। तीसरा बालिका, तीसरा बालिका स्त्रीलिंग है, बालिका है, बालिका बालिके बालिका, तो ये प्रथमा बहुवचन में आ रहा है। तीसरा इनको द्योतित करने की संख्या को बताने के लिए जो संख्या आ रही 3 वह भी इन्हीं के लिंग में, स्त्रीलिंग में आ रही है। तो कर्ता और इसका जो विशेषण है ये भी बहुवचन में है, तो कुल मिला के कर्ता बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में आएगी और उसी के पुरुष में आएगी। तो इस प्रकार सी वाला ऑप्शन या फिर सी वाला वाक्य अशुद्ध, बाकी सब शुद्ध हैं। तो ये 8वां प्रश्न हो गया। कुल 14 प्रश्न पूछे गए, ये 8वां हो गया। अब शेष प्रश्न जो बचे हैं उनको पढ़ लेते हैं। अब 2017 में 9वें नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनकर्तुः प्रकृतिः कारक सूत्रानुसारम, कारक सूत्रानुसारम कथमं वाक्यम शुद्धम। जनकर्तुः प्रकृति कारक सूत्रानुसारम कथमं वाक्यम शुद्धम, तो इसमें जनकर्तुः प्रकृति सूत्र के अनुसार कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पूछा जा रहा है। तो ब्रह्मणे प्रजा प्रजायन्ते, ये वाक्य अशुद्ध है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, तो ये वाला वाक्य शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि जनकर्तुः प्रकृति इस सूत्र के साथ ब्रह्मणा की अपदान संज्ञा हो रही है, फिर अपादाने पंचमी आकर इसमें पंचमी का विधान कर रही है, और तो ये शुद्ध हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो सब अशुद्ध हैं। तो 10वां वाक्य है, फिर 10वां जो प्रश्न आ रहा है वह है तेन सह डॉट डॉट करके भाषितवान वाक्येस्मिन् उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु, तो तेन सह भाषितवान, भाषितवान, तो भाषितवान ये इस प्रत्यांत क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि जो करता है तेन सह के पश्चात जो यहाँ पे करता आएगा वो उत्तम पुरुष में आएगा और एक वचन में आएगा। तो तेन सह अहम, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तेन सह अहम भाषितवान, ये वाक्य सही हो जाएगा। अब इसको रख देंगे यहाँ तो ये पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार 10वें का सी वाला ऑप्शन सही है। अब 11 नंबर का जो प्रश्न आ रहा है अशुद्ध युग्मकम चिन्वन्तु, यहाँ पे दिया जा रहा है कि अशुद्ध जो युग्मक है, दो जोड़े हैं या युग्मक हैं, यहाँ पे युग्मक का अभिप्राय है जोड़े, अशुद्ध जोड़े को चुनो। तो सह खट्वायाम शेते तेन खट्वायाम शयते, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अहम नैव रोदिमि मया नैव रुद्यते, ये भी वाक्य शुद्ध है। नरः वसुधाम रत्न कर्षति नरेण वसुधा रत्नम कृषते, ये भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध कौन सा है, हरिः वैकुंठम वसति हरिणा वैकुंठे उद्यते, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि अधिशिंगस्थासाम कर्म एक सूत्र आता है, उसके अनुसार अधि उपसर्ग पूर्वक सी स्था और आस धातुओं की कर्म संज्ञा हो जाती है, फिर कर्मठ द्वितीय आकर उनमें द्वितीय का विधान कर देता है। किंतु यहाँ पर यदि अधि उपसर्ग पूर्वक वस धातु नहीं आएगी तब उस क्रिया का जो आधार होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का विधान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे वैकुंठम, तो इसमें सप्तमी आनी चाहिए, वही नहीं आ रही है, इसीलिए ये वाक्य शुद्ध है, ये वाक्य अशुद्ध है। तो ये शुद्ध कब होता है, जब इसमें या तो वस धातु के पूर्व अधि उपसर्ग लग जाता, तब ये जो जिस कंडीशन में आ रहा है ये शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पे वस धातु के पूर्व अधि उपसर्ग नहीं आ रहा है, तब इसमें सप्तमी का विधान करना चाहिए था, वही नहीं किया गया है, इसलिए अशुद्ध है। ये दोनों ही युग्मक अशुद्ध हो जाएंगे। तो 11वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अभी 3 प्रश्न और आ रहे हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। 2017 में कारक प्रकरण से जो 12वें नंबर का प्रश्न है वह है कि चौरः यज्ञदत्तं शतं मुष्णाति इत्यस्य कर्तृवाच्यस्य कर्मवाच्ये किम रूपं भवति। चोर यज्ञदत्त के 100 रुपये चुराता है। इस वाक्य का, इस कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में क्या रूप होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया जा रहा है कि चौराह यज्ञदत्तं शतेन मुष्णाति। तो ये पे चौराह, यहाँ पे कर्मवाच्य के नियम नहीं लागू हो रहे हैं, क्योंकि चौराह कर्ता को वैसे ही रख दिया गया है, जो कर्तृवाच्य में करता है उसको वैसे ही यहाँ पे रख दिया गया है, तो ये अशुद्ध है। फिर बी वाला ऑप्शन है चौरेण यज्ञदत्त। तो यहाँ पर कर्ता को तृतीयांत किया है, क्योंकि कर्मवाच्य में बनाना है। तो ये स्ट्रक्चर सही है, चौरेण फिर यज्ञदत्त। अब यहाँ पे जो कर्म बन रहा है वही यहाँ कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में जो कर्म है, यज्ञदत्त कर्म है, वही कर्तृवाच्य में वही जब कर्मवाच्य में आया तो वो कर्ता बन गया, कर्ता होके ये प्रथमांत हो गया। इसलिए कर्मवाच्य के नियम के तहत ये वाक्य सही हो जाए, शुद्ध हो जाएगा। चौरेण यज्ञदत्तः शतं शतं मुष्यते। तो जो कर्तृवाच्य में कर्ता था, प्रथमांत था, वही कर्मवाच्य में आकर तृतीयांत होके अप्रधान हो गया। फिर जो कर्तृवाच्य में कर्म था और अप्रधान था, वही कर्मवाच्य में आकर, जो कर्तृवाच्य में कर्म होकर अप्रधान था, वही कर्मवाच्य में आकर प्रथमांत होकर प्रधान हो गया। और इसी के पुरुष और वचन के अनुसार क्रिया फिर आए, यज्ञदत्तः शतम मुष्यते। तो इस प्रकार 12वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है मोक्षेक्षास्ति वाक्येस्मिन् प्रयुक्तः आधारः अस्ति। तो मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष में इच्छा है, यहाँ पे की नहीं कहेंगे, मोक्ष में इच्छा है। तो मोक्ष में, मोक्ष क्या है, मोक्ष एक विषय है, मोक्ष संबंधी इच्छा है, मोक्ष में इच्छा है, तो मोक्ष विषय हो गया। इसलिए इसमें जो आधार आ रहा है वह अपश्लेषिक नहीं होगा, क्रमाधारा भी नहीं होगा, वैषयिक आधार हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष विषय है। तो विषय संबंधी ये आधार बनने के कारण इसमें वैषयिक आधार आ रहा है, सप्तमी। इसीलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का विधान किया जा रहा है, किससे, आधारोधिकरणम से। अब 14वां प्रश्न आ रहा है आधारः कति विधः भवति। आधार कितने प्रकार का होता है। तो द्विविधः 2 प्रकार का, त्रिविधः 3 प्रकार का, चतुर्विधः 1 विधा। तो बाकी सब ऑप्शन गलत है। त्रिविधा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आधार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैषयिक हो गया, दूसरा अभिव्यापक हो गया, और तीसरा औपश्लेषिक हो गया। इन क्रम अदल बदल सकते हैं। तो इस प्रकार आधार 3 प्रकार का होता है। 2018 में कारक प्रकरण से 9 प्रश्न पूछे गए हैं, और इनमें पहला प्रश्न है धिक इति अव्ययस्य सम्यक अर्थः स्यात्। धिक इति अव्ययस्य सम्यक अर्थः स्यात्। तो शंका निषेधः, अल्पः और भर्त्सनम। तो धिक, यह धिक्कार के अभिप्राय में आ रहा है। तो शंका निषेध अल्प ये सब गलत हो जाएंगे। भर्त्सनम डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये निंदा के अभिप्राय में आता है। और दूसरा वाला जो प्रश्न इसमें है कि अकथितम च सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। अकथितम च इस सूत्र का उदाहरण नास्ति, नहीं है। तो सह क्षीरनिधिम सुधाम मतनाति, ये अकथितम च का उदाहरण है। सह माणवकम पंथानम पृच्छत, ये भी अकथितम च का उदाहरण है। फिर सह देवदत्तम शतम मुषड़ाति, ये भी अकथितम च का उदाहरण है। उद्यानम निकषा वनम अस्ति, ये अकथितम च का उदाहरण नहीं है। तो दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही है। अब तीसरा प्रश्न है कि अशुद्धम वाक्यम अस्ति। अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अध्यापकः छात्रं प्रश्नं पृच्छति, तो ये शुद्ध हो जाएगा। छात्रं पृच्छ धातु की एक बिंदु द्वितीया का विधान किया जा रहा है छात्र में। आत्मानं न प्रशंसति महापुरुषः, ये भी शुद्ध है। अपूर्णे अपूर्णे अयम आत्मविश्वासः, ये भी शुद्ध है। यथा बीजे तथा फलम, यथा बीजे तथा फलम, ये अशुद्ध हो जाएगा। तीसरे का बी वाला ऑप्शन सही है।
तो यहाँ पे बीजे सप्तमी नहीं आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे सप्तमी का विधान कर दिया गया है, इसीलिए ये अशुद्ध है। अब चौथा प्रश्न है, रुदतः पितुः विदेशम गतः अत्र प्रकृतम सूत्रम अस्ति। तो इस सेंटेंस में ये जो वाक्य बन रहा है, इसमें कौन सा कारक कौन सा सूत्र लागू हो रहा है? तो षष्ठी चानादरे यस्य च भावन भाव लक्षणम यतश्च निर्धारणम षष्ठी शेषे। तो इसमें षष्ठी चानादरे, जहाँ पर किसी का अनादर करके कोई काम किया जाता है, वहाँ पर यह सूत्र लागू होता है, षष्ठी चानादरे। अब 5वें नंबर का प्रश्न है, शुद्धम वाक्यम अस्ति। तो गुरवः शिष्ये कुप्यन्ति, गुरवः शिष्ये कुप्यन्ति। तो ये वाक्य गुरवः शिष्ये कुप्यन्ति, शिष्य पर कोप करते हैं। गुरु साकम गमिष्यति, तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा, ये भी अशुद्ध है। ग्रामस्य समया विद्यालय, ये भी अशुद्ध है, क्योंकि समया के योग में षष्ठी नहीं आती है। रामः कृष्णम अभिक्रुध्यति, ये वाला वाक्य सही हो जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पर क्रुद्ध धातु के पूर्व अभी उपसर्ग आ रहा है, इसलिए इसमें कृष्णम में जिसके ऊपर क्रोध किया जा रहा है, उसमें द्वितीया का विधान कर दिया गया है। क्रूरम अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति, उस सूत्र से। अन्यथा यदि यह क्रुद्ध धातु अभी उपसर्ग पूर्वक न आती, तब जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, जो क्रोध का कारण होता है, उसमें चतुर्थी का विधान हो जाता। तो यहाँ पे अभी उपसर्ग आ रहा है, इसलिए जिस पर क्रोध किया जा रहा है, जो क्रोध का कारण है, वह द्वितीयांत हो गया, कर्म संज्ञा उसकी हो गई। तो इस प्रकार ये 5वां प्रश्न है। 4 प्रश्न और हैं, पढ़ लेते हैं। अब 2018 में 6ठे नंबर का प्रश्न जो आ रहा है, वह है कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वसामी भावादि संबंधेषु का विभक्ति ही आयाति। तो द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, तृतीया, तो इनमें शेषे षष्ठी से इस नियम के तहत षष्ठी विभक्ति आ जाएगी कि जिनमें अन्य विभक्तियां नहीं आती हैं, उनकी संभावना नहीं रहती आने की, वहाँ तब वहाँ पर ऐसे स्थलों पर षष्ठी शेषे षष्ठी आ जाती है सूत्र से, शेषे षष्ठी सूत्र से आ जाती है। फिर 7वां प्रश्न है, कामात् क्रोधः अभिजायते एतद् वाक्यं कस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुं शक्नोति। तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, भुवः प्रभवः। फिर अधिगर्थ दयेषां कर्मणि जनकर्तुः प्रकृति ही आख्यातोपयोगी, ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें जनकर्तुः प्रकृति ही। तो अभिजायते, यहाँ पे अभी उपसर्ग पूर्वक जन धातु है, तो ये सूत्र कहता है कि जहाँ पे जन धातु उत्पन्न होने, प्रकृति इत्यादि या उत्पत्ति के भाव में जहाँ पर जन धातु आती है, तब ऐसे स्थलों पर ये सूत्र लागू होता है। तो इस प्रकार 7वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8वां प्रश्न है, यतश्च निर्धारणम इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति। तो यतश्च निर्धारण, जहाँ पर किसी समुदाय विशेष की कोई विशेषता दिखा, समुदाय विशेष से किसी एक व्यक्ति की, समुदाय विशेष में किसी एक व्यक्ति को किसी भी गुण में, क्रिया में इत्यादि में जब श्रेष्ठ प्रतिपादित किया जाता है, उसकी श्रेष्ठता दिखाई जाती है, तब इस सूत्र से उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्तियाँ आया करती हैं। छात्रेषु विनयः पटुः, तो ये इस सूत्र के तहत, इस नियम के तहत ये सही है कि छात्रों में जो विनय है वो चतुर है। अब दूसरा प्रश्न है, क्रीडत्सु बालकेषु निद्रां कृतवान्, खेलते हुए बालकों में निद्रा शयन किया। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। गोशु कृष्णा बहुक्षीरा, गैयों में जो काले गाय है वो बहुत अधिक दूध देती है, तो ये भी इस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा। प्राणिषु मानव श्रेष्ठ है, प्राणियों में मानव श्रेष्ठ है, तो यतस्य निर्धारणम के अनुसार ये भी वाक्य आ रहा है। तो ये नहीं आ रहा है, इसीलिए 8वें का बी वाला ऑप्शन सही है। अब 9वां प्रश्न है, अहम नित्यम वेदम पठिष्यामि इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति। अहम नित्यम, मैं नियमित रूप से वेद पढ़ता हूँ, पठिष्यामि मैं नियमित रूप से वेद पढ़ूंगा, ये वाक्य का आशय है, क्योंकि यहाँ पे लिट लकार आ रहा है। तो इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति भवता नित्यम वेदः पठ्यते, ये नहीं होगा, ये गलत है। मया नित्यम वेदाः अपठ्यन्ते, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता क्रिया में कोई तालमेल नहीं है। फिर मया नित्यम वेदः पठनीयम, ये भी नहीं होगा। मया नित्यम वेदः पठ्यते, ये सही हो जाएगा, क्योंकि कर्तृवाच्य में जो यहाँ पे कर्म बन रहा है वही
कर्मवाच में आकर कर्ता बन रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 90 का सी सही हो जाएगा। तो साथियों, अब एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से 2018 तक व्याकरण में शब्द रूप इस टॉपिक से कुल 12 प्रश्न उठाए गए हैं। तो इनकी श्रृंखला 12 है और 2014 में मात्र 3 प्रश्न पूछे गए हैं शब्द रूप से। इनमें पहला प्रश्न है विद्वस, तो ये दंती सकार है। विद्वस शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, तो ये सकारांत शब्द है, इसका शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम। तृतीया विभक्ति एक वचन पूछ रहे हैं, तृतीया एक वचन, तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुषः, विदुषा, विदुषा, विद्वद्भ्यां। तो विदुषा स्पष्ट है कि इन विकल्पों में जो चौथा विकल्प है डी नंबर का वो सही हो जाएगा। विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, विद्वद्भिः। जैसे यहाँ पे आ रहा है ये तृतीया बहुवचन में है। अब विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पहले का। अब दूसरा प्रश्न है महत शब्द के संबोधन में एक वचन का रूप है, तो हे महान, हे महत और हे महन, हे महानतः। तो इसमें ये तकारांत शब्द है, तो महत शब्द के संबोधन एक वचन में ये रूप बनेगा हे महन, हे महानतो, हे महानत। एक वचन में ये रूप बनता है हे महन, और हे महानतो दो वचन में बनता है हे महन, हे महानतो और हे महानतः, हे महानतः। ये वाला संबोधन बहुवचन में रूप बनेगा। फिर कह रहे हैं तत् जो दकारांत सर्वनाम है चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है, तो स्त्रीलिंग में और चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो इसका जब दकारांत सर्वनाम का शब्द रूप चलाएंगे तो बनेगा स्त्रीलिंग में सा तेताः, ताम तेताः, तया ताभ्याम ताभिः, तया ताभ्याम ताभिः तृतीया के तीनों वचन में हो गया, तस्यै तस्यै ताभ्याम ताभ्य। तो इस प्रकार बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तस्यै चतुर्थी स्त्रीलिंग में, तत् के चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग में एक वचन का रूप ये बनेगा। अब 2015 में शब्द रूप इस प्रकरण से 2 प्रश्न उठाए गए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वस्त्री तो ये ऋकारांत शब्द है, स्वस्त्री शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा स्वसरी। इस प्रकार बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सप्तमी एक वचन में बी वाला ऑप्शन है स्वसरी। अब दूसरा प्रश्न है कि द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा, तो द्वि जो संख्यावाची पुल्लिंग शब्द है इसके जो शब्द रूप चलते हैं द्वौ द्वौ, तो स्पष्ट है कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, दूसरे का बी सही है। अब 2017 में शब्द रूप से 6 प्रश्न उठाए गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है चक्षुषी, चक्षुषी इत्यस्य समानार्थकम पदम अस्ति। तो चक्षुषी क्या है, चक्षुः चक्षुषी ये प्रथमा दो वचन का रूप है, तो इसका इस प्रथम आँख के लिए प्रयुक्त चक्षुषी चक्षुष शब्द का प्रथमा दो वचन का रूप ये बन रहा है, तो इसी का समानार्थक कौन सा पद ये जो ऑप्शन विकल्प हैं कौन सा पद है, तो नेत्रम शब्द नपुंसक लिंग में आता है, तो नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। नेत्राणि ये प्रथमा बहुवचन में हो जाएगा, नेत्रम प्रथमा एक वचन में हो जाएगा और नेत्रे प्रथमा दो वचन में हो जाएगा। तो चक्षुषी का जो समानार्थक शब्द है वो नेत्रे है। इस प्रकार 2017 में पूछे गए प्रश्न में पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पहला है, बाकी पढ़ लेते हैं। अब शब्द रूप से 2017 में जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि भगवत शब्दस्य भगवतः रूपम कुत्र न भविष्यति। भगवत शब्द का जो भगवतः रूप है वो कहाँ पर नहीं बनता है, तो द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन में भगवतः रूप बनता है, भगवान, भगवंतो, भगवतः, इस प्रकार द्वितीय बहुवचन में बनता है। और पंचमी एक वचन में भी बनता है, षष्ठी एक वचन में भी बनता है, तो प्रथमा एक वचन में नहीं बनता है। भगवान, भगवंतो, भगवंतः, प्रथमा एक वचन में भगवान बनता है और प्रथमा बहुवचन में भगवंतः बनता है।
तो इस प्रकार दूसरे का बी वाला ऑप्शन सही है कि भगवत शब्द का भगवतः रूप प्रथमा एकवचन में नहीं बनता है। अब तीसरा प्रश्न है उपनिषद शब्द कस्मिन लिंगे आयाति। तो उपनिषद इसमें उपसर्ग पूर्वक शब्द धातु है और क्विप प्रत्यय लग रहा है। तो क्विप प्रत्यय लगने के कारण इसके जो शब्द रूप होते हैं थोड़े से अलग हट के चलते हैं। तो ये उपनिषद शब्द मुख्यतः इसमें लिंग पूछा जा रहा है। तो नपुंसक पुल्लिंग उभयलिंग इसमें नहीं होगा। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में हुआ करता है। उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग में हुआ करता आया करता है। अब इसके पश्चात यहाँ पे डॉट डॉट करके भरने के लिए दिया है साधु प्रतिवसति स्म उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। तो साधु प्रतिवसति स्म, तो यहाँ पे किंचित ये गलत है, केचित ये भी गलत है, काचित ये भी गलत है क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए आता है। कश्चित हो जाएगा, चौथे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है धातृ शब्द से षष्ठी द्विवचनम रूपम अस्ति। तो धातृ शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा। तो जो पहला ऑप्शन है धात्रोह यही सही हो जाएगा। धातृ ये रिकारांत शब्द है, रिकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो षष्ठी दो वचन और सप्तमी दो वचन में ये रूप बना करता है। बाकी जितने रूप दिए गए हैं वो सारे रूप गलत हैं। अब छठा प्रश्न है दध शब्द से पंचमी एक वचने रूपम स्यात्। तो दध शब्द का पंचमी एक वचन में रूप क्या होगा? दधिनी, दधना, दधे, ये सब गलत हैं, दधना हो जाएगा। दध शब्द का पंचमी एक वचन में रूप बनेगा दधना। अब 2018 में शब्द रूप से मात्र एक प्रश्न पूछा गया है वारी। वारी शब्द से तृतीया रूपम अस्ति। तो वारी वारणी वारणी इसका इस प्रकार शब्द रूप चलता है। तो तृतीया का रूप पूछा जा रहा है। वारिणो ये वारी वारणी वारिणी वारी वारणी वारिणा वारिभ्यम वारिभी वारिणे वारिभ्यम वारिभ्य वारिणा वारिभ्यम वारिभ्य वारिणा वारिणोः। तो ये गलत है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यही तृतीया दो वचन में ये रूप बना करता है वारी का। तो इस प्रकार शब्द रूप से 12 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम लोग धातु रूप से जितने प्रश्न 2014 से 2018 तक पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में धातु रूप से कुल 11 प्रश्न पूछे गए हैं और 2014 में जो प्रश्न पूछा गया एकमात्र प्रश्न पूछा गया और प्रश्न है लभ्यन्ते पद में विशेष प्रत्यय किया गया है। तो शप यक श्यन क्यच। तो इसमें बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें इस धातु में जिस गण की ये धातु इसमें शप विकरण लग रहा है और शप विकरण सार्वधातुकों में लगता है। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2015 में भी मात्र एक प्रश्न उठाया गया है धातु रूप से। इसमें है कि आनय में कौन सा लकार है? तो लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग और लिट लकार। तो बाकी सब लकार गलत हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है देखने से स्पष्ट है कि इसमें लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आ रहा है। अब 2017 में धातु प्रकरण से 6 प्रश्न उठाए गए हैं। तो इनमें पहला प्रश्न है कि एषु किम धातु रूपम अशुद्धम अस्ति। तो जो धातु रूप नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा धातु रूप अशुद्ध है और कौन शुद्ध है यही चुनना है। तो लिखिष्यति यही वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। लिखिष्यति नहीं बनता है, लेखिष्यति बनता है, इसलिए ये अशुद्ध है। बाकी ऐच्छत ये लंग लकार में आ रहा है, इस धातु लंग लकार में आ रहा है प्रथम पुरुष एकवचन में। पृच्छन्ति ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। लिखेयु ये विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में है। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष संदर्भे कह विकल्प अशुद्ध। तो विधिलिंग लकार के संदर्भ में प्रथम पुरुष का जो तीनों वचनों में धातुरूप बनता है उस संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो छिंद्यात छिंद्याताम छिंद्युः ये शुद्ध है। रुंधित रुंधियाताम रुंधियुः यही अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रुंधीरन होना चाहिए था। और युंजित युंजियाताम युंजीरन, तो ये भंज धातु तोड़ने के अभिप्राय में आ रही। भंज्यात भंज्याताम भंजु ये विकल्प शुद्ध है। युंजित युंजियाताम युंजीरन, युंजित युंजियाताम युंजीरन ये भी शुद्ध है। इसका भी स्ट्रक्चर जो है शुद्ध है। तो ये भंज धातु तोड़ने के भंजन करने के अभिप्राय में आती है।
जबकि ये तोड़ने के अभिप्राय में आ रही, भंजात भंजाताम भंजू। तो 2 वाले ऑप्शन में, बाकी सब 3 ऑप्शन सही हैं, बी वाला ऑप्शन गलत है। तीसरा प्रश्न है कि आप धातु लोट लकारे मध्यम पुरुषैक वचने किम रूपम स्यात्। आप धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनता है? तो आपनोत, आपनो ही, आपनोत, आपनो। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यम पुरुष एक वचन में आप धातु का लोट लकार में ये धातु रूप बनता है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया 2017 का। अब बाकी के प्रश्न पढ़ लेते हैं। अब 2017 में जो 6 प्रश्न पूछे गए थे उनमें चौथा प्रश्न है धातु रूप पर। शक धातो लंग लकारे मध्यम पुरुषैक वचने किम रूपम स्यात्। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शक धातु में लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या धातु रूप बनता है? तो अशक्नुवत, ये अशुद्ध हो जाएगा। अशक्नोह, फिर अशक्नुवह, ये भी अशुद्ध है, और अशक्नोहि, ये भी अशुद्ध है। ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें अशक्नोह मध्यम पुरुष एक वचन में शक धातु का लंग लकार में ये रूप बनता है। शक धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ये रूप बनना करता है। अब 5वां प्रश्न है क्रीडीह कस्य धातोः रूपम वर्तते। क्रीडीह कस्य, किस धातु का? क्रीडीह, क्रीडीहि, ह्रस्व इकार आ रहा है इसमें। क्रीडीहि, यह किस धातु में धातु रूप बनता है? तो क्रीय, क्रम, क्रीड, क्रीड, या फिर क्रीड माने खेलने के अभिप्राय में आती है कोमस्ते, तो क्रीय, क्रीय इसका मूल रूप है। इस धातु रूप का जो मूल रूप है, इस क्रियापद का जो मूल रूप है वह क्रीय है। अब 2018 में धातु प्रकरण से 3 प्रश्न उठाए गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है चुर धातु लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचने रूपम स्यात्। तो चुर धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या धातु रूप बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो चोरयामहै, चोरयामा, चोरयामः, चोरयिष्यामहे, तो ये लिट लकार का है, ये तो कदापि नहीं होगा। चोरयामहे, तो इस प्रकार जो यहाँ पे पूछा जा रहा है उस दृष्टि से ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चुर धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा चोरयामहै, क्योंकि चुर धातु आपने पदी है, यहाँ पे आपने पदी में आ रही है। अब दूसरा प्रश्न है जायन्ते इत्यस्मिन् पदे कः धातुः वर्तते। तो जायन्ते उद्भव या उत्पन्न होने के अभिप्राय में ये धातु आती है। तो जी ये गलत है, जी ये भी गलत है, जा ये भी गलत है, जन, जन सही हो जाएगा। इसका इस धातु रूप का जो मूल रूप है वह है जन। जन धातु से जायन्ते बनता है और जायते जायते जायन्ते, तो यह रूप जो बन रहा है ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बन रहा है। अब तीसरा प्रश्न है त्यज धातु लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम स्यात्। तो त्यज धातु, त्यागने के अभिप्राय में ये धातु आती है। तो त्यज धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तम पुरुष लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में अत्यजाम, अत्यजावह, ये अशुद्ध है। अत्यक्षामः, ये भी अशुद्ध है, और अत्यजावह, ये भी अशुद्ध है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्यजाम उत्तम पुरुष बहुवचन में यही रूप बनेगा, अत्यजाम। इस प्रकार एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से लेकर 2018 तक धातु रूप से कुल 11 प्रश्न पूछे गए थे और इनका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। तो 2017 में मात्र 5 ही प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न रिपीट हो रहा था, उसकी वजह से काउंटिंग में ये 6 आ गया था। तो इस प्रकार यहाँ 11 नहीं 10 ही होगा। तो एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से लेकर 2018 तक धातु रूप से 10 प्रश्न उठाए गए थे और सबसे ज़्यादा 2017 में पूछे गए थे प्रश्न, इनकी संख्या 5 थी। अब एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में
प्रत्यय प्रकरण से जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो प्रत्यय प्रकरण से कुल 19 प्रश्न पूछे गए हैं और 2014 में 3 प्रश्न आए हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है 2014 में जो पूछा गया है, जायन्ते पद में कौन सा प्रत्यय है? तो झ, झी, ते इनमें से कोई नहीं। तो जायन्ते देखिए स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है कि यह जो क्रिया आ रही आत्मनेपदी है और प्रथम पुरुष बहुवचन में आ रही है लट लकार में। तो ये आत्मनेपदी है, तो आत्मनेपदी का जो तिंग प्रत्यय होता है वो त आताम झ होता है। त आताम झ, तो ये आत्मनेपदी है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो त आताम झ जो आत्मनेपदी का बहुवचन का प्रत्यय होता है तिंग प्रत्यय वह झ होता है। तो इस प्रकार पहले का झ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है विद्वांसस्तु राजसिंहासन विद्वांसस्तु राजसिंहासन रहिता संतोपि जनैः इत्यादि में रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? तो संतोपि, इसमें इस रेखांकित पद में प्रत्यय की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें प्रत्यय पहचानना है। संतः प्लस अपि, इसको तोड़ेंगे बनेगा संतः प्लस अपि जनैः इत्यादि में। तो रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? झी, झ, ये सब तिंग प्रत्यय हैं, तो ये नहीं हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। डी वाला ऑप्शन भी नहीं है, क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे ये क्षत्रिय प्रत्यय लग रहा है। संतः प्लस अपि होते हुए भी, इसका अभिप्राय निकलेगा। अब तीसरा प्रश्न है शुद्ध में कौन सा प्रत्यय है? तो जस, क, अक्ता इनमें से कोई ना। शुद्ध में स्पष्ट है कि अक्ता प्रत्यय लग रहा है, निष्ठा का अक्ता प्रत्यय लग रहा है। अब 2015 में प्रत्यय प्रकरण से 4 प्रश्न उठाए गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? तो शत्रुशानच ये आ रहा है विकल्प में, ये गलत है, ये नहीं है। अक्त्वा और लेप ये भी नहीं है। त और तवतु, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्ठा संज्ञा अक्ता और तवतु, अक्ता और तो इनको अक्ता बोला जाता है, अक्ता और तवतु इन दोनों प्रत्ययों की जो पारिभाषिक संज्ञा है वो है निष्ठा। दूसरा प्रश्न है पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर, पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनेगा? तो पी तुम ये गलत है, पी तुम ये भी गलत है, पातुम ये सही हो जाएगा। पातुम, पा धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका रूप बनेगा पातुम, पीने के लिए। बाकी सब गलत हैं। तीसरा प्रश्न है प्रक्षालनम, प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है, तो ऑप्शन में आ रहा है ल्युट प्रत्यय, ल्यू प्रत्यय, अनम प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं, तो बाकी सब गलत हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रक्षालनम में प्रसर्ग पूर्वक क्षाल धातु है और ल्युट प्रत्यय लग रहा है, तो नपुंसक लिंग एकवचन में इस प्रकार ये रूप बनता है प्रक्षालनम, ल्युट प्रत्यय। तीसरे का ए सही है। चौथा प्रश्न है लब्ध पद में कौन सा प्रत्यय है? ध प्रत्यय है, तो ये अशुद्ध है। अच प्रत्यय ये भी अशुद्ध है। ध प्रत्यय अशुद्ध है, अच प्रत्यय अशुद्ध है। अक्ता, क्षत्रिय प्रत्यय नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा भाव नहीं आ रहा है, अक्ता प्रत्यय सही हो जाएगा। लब्ध में जो प्रत्यय है वो है अक्ता, तो इस प्रकार चौथे का सी वाला ऑप्शन सही है। तो ये 4 हो गया। अब बाकी के प्रश्न पढ़ लेते हैं। 2017 में प्रत्यय प्रकरण से 7 प्रश्न उठाए गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है आक्रन्द्यः संक्राम्यः प्रकूर्द्यः इत्यादिषु पदेषु कस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति? तो आक्रन्द्य, संक्राम्य और प्रकूर्द्य इन पदों में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ये बात पूछी जा रही। तो क्यप ये अशुद्ध होगा, ये नहीं लग रहा है। ल्यप बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी क्विप और न्यत ये भी नहीं लग रहे हैं। लेप प्रत्यय इसलिए लग रहा है क्योंकि इनके पहले ये जो शब्द बन रहे हैं इनके पहले उपसर्ग आ रहा है, यहाँ भी आ उपसर्ग आ रहा है, यहाँ सम उपसर्ग आ रहा है, यहाँ पर उपसर्ग आ रहा है, इसलिए लेप प्रत्यय लग रहा है। अब दूसरा प्रश्न है ब्रुवाणः पदे कः प्रत्यय है? तो ब्रुवाणः क्षत्रिय नहीं होगा, अक्ता भी नहीं होगा, ल्युट भी नहीं होगा, शानच प्रत्यय हो जाएगा। इसमें शानच प्रत्यय लग रहा है। ब्रुवाणः का अभिप्राय है बोलते हुए। अब तीसरा प्रश्न है भोज्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः? तो यत प्रत्यय ये नहीं होगा, नुवल प्रत्यय भी नहीं होगा, शेम प्रत्यय भी नहीं होगा, तो इसमें न्यत प्रत्यय हो जाएगा। भोज्यम में न्यत प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। अब चौथा प्रश्न है कस्मिन कस्मिन शब्दे तीन प्रत्ययः नास्ति? किस शब्द में, नीचे दिए गए शब्दों में किस शब्द में, किस पद में तीन प्रत्यय नहीं लग रहा है? तो वृद्धि ही इसमें तीन प्रत्यय लग रहा है, कीर्ति ही इसमें भी तीन प्रत्यय लग रहा है,
बुद्धि, इसमें भी तीन प्रत्यय लग रहा है। व्याधि, व्याधि ऐसा शब्द है जिसमें तीन प्रत्यय नहीं लग रहा है। ये तीन प्रत्यय जिनमें लग जाता है या फिर तीन प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में आया करते हैं। पांचवा प्रश्न है शिष्य इति पदे प्रत्यय अस्ति। शिष्य में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? तो ऑप्शन में क्यप दे रहे हैं, यत, अच और न्यत। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिष्य में क्यप प्रत्यय लग रहा है। छठा प्रश्न है योद्धा इत्यत्र कह प्रत्यय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है धा, चाप, त्रिच और क्षत्रि। तो धा कोई प्रत्यय नहीं है, चाप प्रत्यय है किंतु इसमें नहीं लग रहा है, क्षत्रि भी नहीं लग रहा है, त्रिच प्रत्यय सही हो जाएगा। योद्धा में त्रिच प्रत्यय लग रहा है और योद्धा का अभिप्राय है युद्ध करने वाला। त्रिच प्रत्यय जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे वाला, वाली ये अभिप्राय आया करता है। प्रश्न है सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है छिद प्लस अक्ता। छिद में अक्ता प्रत्यय जोड़ने पर क्या शब्द निष्पन्न होगा, ये पूछा जा रहा है। छिद प्लस अक्ता प्रत्यय सति पदम स्यात्। छिद में अक्ता प्रत्यय जुड़ जाएगा तो जो शब्द निष्पन्न होगा वह कैसा दिखेगा? तो छिन्नत्ति ये नहीं होगा, छित्तः ये भी नहीं होगा, छिदक्तः ये भी नहीं होगा, छिन्नः ये सही हो जाएगा। छिन्नः, जब छिद धातु में अक्ता प्रत्यय जुड़ जाएगा तो इसका रूप बनेगा छिन्नः। तो सातवें का सी वाला ऑप्शन सही है। अब 2018 में प्रत्यय प्रकरण से 5 प्रश्न उठाए गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है छिन्नः इत्यस्मिन् पदे प्रयुक्त प्रत्ययः अस्ति। छिन्नः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये बात पूछी जा रही। तो अक्ता प्रत्ययः, क्षत्रि प्रत्ययः, न प्रत्ययः, नंग प्रत्यय, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि छिन्नः में अक्ता प्रत्यय लग रहा है। अब दूसरा प्रश्न है एषु त्वा प्रत्ययांतेषु। एषु त्वा प्रत्यांत रूपेषु पूछा जा रहा है। एषु त्वा प्रत्यांत रूपेषु, यहाँ पे रूपेषु अशुद्ध विकल्पम अस्ति। तो त्वा प्रत्यय के जो रूप हैं उनमें कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है? तो पृष्ठवा, गमित्वा, उपित्वा, पृष्ठवा, तो ए वाला ऑप्शन छोड़ देते पहले। तो हित्वा, पीत्वा, गृहीत्वा ये सही है। बी, सी वाला ऑप्शन जो है, तो बी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है, लीढ़वा, सोढ़वा, जगध्वा। डी वाला ऑप्शन भी सही है, उदित्वा, उषित्वा, कृत्वा। ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पृष्ठवा, गमित्वा, उपित्वा यहाँ पे गलत रूप बन रहा है। गम धातु में त्वा प्रत्यय लगेगा तो गत्वा बनेगा, न कि गमित्वा। अब तीसरा प्रश्न है एद धातु शानच प्रत्यय सति किम रूपम भवति। एद धातु में जब शानच प्रत्यय लग जाएगा तो उसका रूप क्या बनेगा, ये पूछा जा रहा है। तो एधियाना ये गलत हो जाएगा, एधाना ये भी गलत है, एधियाना ये भी गलत है, एधमानः एध बढ़ने के अर्थ में धातु आती है तो एधमानः का अभिप्राय है बढ़ता हुआ। तो तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है एतेषु घञ प्रत्यांतेषु शब्देषु कस्मिन् विकल्पे सर्वे शब्दाः शुद्धाः न सन्ति। तो इन घञ प्रत्यांत शब्दों में कौन सा विकल्प, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध नहीं हैं? तो संज्ञावः, भावः, रामः ये सब सही हैं। फिर वेदः, श्यामः, कोपः ये अशुद्ध हो जाएगा। बी वाला जो ऑप्शन है उसमें सारे जो तीन पदार्थ हैं तीनों में कहीं प्रत्यय नहीं लग रहा है, इसलिए ये अशुद्ध है। अब पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है वैनतेयः। विनता का जो पुत्र है, विनता अपत्यम पुमानयति वैनतेय, विनता के जो पुत्र हैं उनको वैनतेय कहा जाता है। तो ये तद्धित प्रत्यय से संबंधित है। तो वैनतेय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। वैनतेय इस पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो घई, न्यत, ढक, ठक और ढक। तो घई, न्यत ये सब ये कृदंत प्रत्यय हैं। वैनतेय में ढक प्रत्यय लग रहा है जो तद्धित प्रत्यय है। तो इस प्रकार पांचवे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से 2018 तक व्याकरण संबंधी जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, व्याकरण के जितने भी उपशीर्षक होते हैं जैसे संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण, शब्द रूप प्रकरण, धातु रूप प्रकरण,
और प्रत्यय प्रकरण, इन सभी प्रकरणों से हम लोगों ने जितने प्रश्न आए थे सारे प्रश्नों को पढ़ लिया। इस प्रकार हम लोगों ने एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से लेकर 2018 तक व्याकरण से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सब का अध्ययन कर लिया है। अब व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण आता है, समास प्रकरण आता है जो पाठ्यक्रम में है। एचटेट लेवल 2 संस्कृत में पाठ्यक्रम व्याकरण संबंधी जो पाठ्यक्रम है उसमें संज्ञा प्रकरण है, समास प्रकरण है, संधि प्रकरण है, कारक प्रकरण है, शब्द रूप प्रकरण, धातु रूप प्रकरण और प्रत्यय, इतने पाठ्यक्रम में हैं। व्याकरण से जो उपशीर्षक हैं वो सब सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार जितने भी उपशीर्षक हैं व्याकरण के सब का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया बिंदुवार। जितने भी प्रश्न पूछे गए थे इन सब व्याकरण के सब शीर्षकों पे सबका अध्ययन विस्तार से कर लिया, सब पे चर्चा भी कर ली है। तो इस प्रकार एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत की परीक्षा जब जब भी होगी तब तब ये पूरी फाइल आप लोगों के लिए प्रासंगिक रहेगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और लोगों के पास इसको शेयर भी करिएगा ताकि सबको पता लगे, तो शेयर अवश्य कीजिएगा। तो इस प्रकार एक ही फाइल में व्याकरण संबंधी सारे प्रश्नों का कलेक्शन आप लोगों को दिया जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अब साहित्य वाली फाइल के साथ, क्योंकि एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से लेकर 2018 तक जितने प्रश्न साहित्य से आ रहे हैं उनको भी हम लोग ऐसे ही बिंदुवार पढ़ेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।